ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से आवाज साउंड सब फाइन है। लेट्स सी द टेम्पल्स अगेन एज वी हैव डन इन द मॉर्निंग। अगेन डूइंग कि हम कुछ सवालों के सहारे से दें। अगर हम जो सबसे पहला फ्री द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग आर्किटेक्चर कौन सा? इफ यू सी टेम्पल्स में, मंदिरों में जो अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग जो रिलीजियस बिल्डिंग है वह कौन सी थी? वह कौन सी थी? वह जो बैराट नियर जयपुर, बैराट नियर जयपुर। तो इसको हम और डिफाइन करते हैं, फ्री स्टैंडिंग अर्लीस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। रिलीजियस स्ट्रक्चर कौन सी है? बैराट नियर जयपुर। अब इसका संबंध किससे है? जो बैराट नियर जयपुर है यह क्या है? यह एक बुद्धिस्ट स्तूप है। यह क्या है? एक बुद्धिस्ट स्तूप है। तो एक सवाल क्या हो गया, जो अर्लीस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है अपने पास वो क्या है? वह बुद्धिस्ट स्तूप है। कहां पे है? बैराट है, जो कहां पर है? जयपुर के पास में। यह एक पहला सवाल आपका बड़ा आसान सा हो गया। जो दूसरा नेक्स्ट लैंडमार्क जो है, नेक्स्ट लैंडमार्क अगला इंपॉर्टेंट कौन सा दिखता है? कैसा सवाल आता है, ये बड़ा मुश्किल प्रिंट करना, जो लैंग्वेज तो हम नहीं बना पाएंगे, फैक्ट बना दे। वो क्या होगा? जंडियाल। जंडियाल। तो दूसरा लैंडमार्क पर को हो गया जंडियाल। ये क्या है? ये एक्सकवेट किया गया है कहां पर? तक्षशिला के पास में। अब जो जंडियाल टेम्पल है ये प्रॉब्लम क्या था? जोरास्ट्रियन था, और इस पर इंफ्लुएंस है वेस्टर्न आर्किटेक्चर का। इस पर क्या है? वेस्टर्न आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस है। अगला सवाल, कश्मीर के आर्किटेक्चर पर किसका इंफ्लुएंस है? कश्मीर के आर्किटेक्चर पर, कश्मीर के आर्किटेक्चर पर किसका इंफ्लुएंस है? अगर कश्मीर के आर्किटेक्चर को देखें तो कश्मीर का जो स्टाइल है उसमें क्या है? गोथिक अपीयरेंस आता है। किसका आता है अपीयरेंस? गोथिक अपीयरेंस। हमने गोथिक के बारे में पढ़ाया हुआ था। जो कश्मीर का जो आर्किटेक्चर है इसमें गोथिक अपीयरेंस, इसमें गोथिक अपीयरेंस का दिखाई दे। तो जो मोस्ट फेमस कश्मीर का अर्ली टेम्पल क्या है? सन टेम्पल। जो सन है, मार्तंड, सन मार्तंड। क्या है? सन एट मार्तंड। सन एट मार्तंड ये अर्लीस्ट जो आर्किटेक्चर का जो कश्मीर का सबसे मोस्ट फेमस है जो टेम्पल में, ये क्या है? ये सन मार्तंड है। तो मोस्ट फेमस अर्ली कश्मीर टेम्पल क्या? मार्तंड टेम्पल है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं जो सारे गुप्त काल के टेम्पल्स थे वो किस तरह थे, गुप्त आर्किटेक्चर किस तरह था। गुप्त काल के टेम्पल्स की, गुप्ता टेम्पल्स, इसमें खास बात क्या थी? क्या खास बात थी गुप्त काल के टेम्पल्स में? अगर आप गुप्त काल के मंदिरों को देखने की कोशिश करें, देखिए तो उसमें क्या होता है? सारे के सारे टेम्पल क्या है? स्मॉल है, फ्लैट रूफ, स्मॉल फ्लैट रूफ। गुप्त काल के जो मंदिर है वो स्मॉल है, छोटे हैं, और उनका रूफ क्या है? फ्लैट रूफ है। तो गुप्त काल का जो मंदिर हुआ करते थे वह छोटे होते थे। फ्लैट रूफ क्या? चौरस, इसको चौरस। वो फ्लैट रूफ हुआ करते थे, चौरस उनका जो ऊपर का जो डिजाइन हुआ था वह चौरस हुआ होते थे। इससे पहले की जो स्कूल थे, जो अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो फ्लैट रूफ टेम्पल्स है गुप्ता पीरियड की, वो कंटिन्यूइंग जो ट्रेडिशन था अर्लियर स्तूपास एंड रॉक कट केव्स। अब इसको आप याद करेंगे, अर्लियर स्तूपा एंड रॉक कट केव्स इन कंटिन्यूएशन। जो गुप्त काल के मंदिर हुआ करते थे
वह गुप्त काल के मंदिर का रूफ फ्लैट हुआ करता था, वो स्मॉल मंदिर थे। और जो उनकी खास बात क्या थी कि वह एक कंटिन्यूएशन में थे जो अर्लियर स्तूपा और रॉक कट केव्स हुआ करते थे। तो यह एक मार्क करते थे बिगिनिंग ऑफ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल जो लास्ट किया ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। क्रिएट न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल यह स्टार्ट होती है। अब देखते हैं ये आर्किटेक्चर स्टाइल में खास बात थी क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस आर्किटेक्चर स्टाइल। अगर हम गुप्त काल के आर्किटेक्चर स्टाइल को देखें तो जो उनका मेसनरी था हेल्ड टुगेदर विदाउट मोर्टार। अब इसको देखिए, विदाउट मोर्टार, मोर्टार का लोग इस्तेमाल नहीं करते। जो उनका मेसनरी वर्क था वह एक साथ पत्थरों को जोड़ता था विदाउट यूजिंग मोर्टार। और जो इनका ये स्ट्रक्चर बनाया जाता था ये क्या हुआ, थिक होता था। और यह नेसेसरी फॉर द कंपैरेटिवली स्मॉल बिल्डिंग्स। तो जो फाइनेस्ट गुप्ता टेम्पल, अब आप इसको भी याद रखिए, याद आ जाएगा, विदाउट जोड़ा नहीं से काम आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या था उनका, दशावतार मंदिर जो झांसी के पास है, दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता टाइम का मंदिर है, दैट इज द दशावतार मंदिर। जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो देवगढ़ में है, झांसी के पास है, यह शायद 6th सेंचुरी के आसपास का पाया जाता है। यहाँ पे क्या क्या, iron dowel were used to hold the message together and small tower rose above the sanctum। अब इसको आप इतना याद रखें, इतना याद हुआ नहीं, आप इतने से काम से काम हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड इतने से काम हो जाएगा उसको हम छोड़ देते हैं। अब स्टैंडर्ड हिंदू टेम्पल में क्या क्या होता था, स्टैंडर्ड हिंदू टेम्पल में क्या क्या होता था, एक आदर्श जो एक कहते हैं मानकीकृत जो हिंदू मंदिर था उसमें क्या क्या होता था, गर्भगृह, मंडप, और बताइए जो पिछले साल पढ़े थे मैं फिर पढ़ा रहा हूं। गर्भगृह था, मंडप था, अंतराला, याद आया। जो स्टैंडर्ड हिंदू मंदिर हुआ करते थे उसमें खास बात क्या क्या थी, उसमें गर्भगृह था, मंडप था, अंतराल था और अर्ध गर्भगृह था। अर्ध 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 अर्ध। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। गर्भगृह क्या था, गर्भगृह वो था जहां पर चीफ आइकन रहा करती थी। तो ये कंटेन जो गर्भगृह था, जो हार्ट ऑफ द टेम्पल था, जिसमें स्मॉल डार्क श्राइन रूम हुआ करते थे जहां पर चीफ आइकन रहती थी। क्या था, ये हार्ट ऑफ टेम्पल था, हार्ट ऑफ टेम्पल जहां पर चीफ आइकन रहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वह रहा करता था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी हमारे मंदिरों में। दूसरा जो मंडप था, जो मंडप क्या हुआ करता था, यह एक जो हॉल होता था फॉर वर्शिपर्स, जो लोग वर्शिपर्स के लिए हॉल हुआ करता था, वर्शिपर हॉल, इससे याद हो जाएगा प्लीज। यहाँ पर जो पूजा करने वाले, आराधना करने वाले लोग थे जो जहां एकत्रित हुआ करते थे उसको हम मंडप कहा करते थे। यह ओरिजिनली एक सेपरेट बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन बाद में इसको यूजुअली ज्वाइन किया जाता था श्राइन रूम बाय वेस्टिब्यूल। अब जो अंतराल है क्या है, जो ज्वाइन करते थे बाय वेस्टिब्यूल, एक छोटे से गलियारे के द्वारा, जो एक छोटे से, पहले क्या हुआ करता था, मंडप, ओरिजिनली मंडप, जो मंडप था एक सेपरेट बिल्डिंग थी और उसको हम ज्वाइन करते थे एक गलियारे के द्वारा बाय वेस्टिब्यूल। उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे अंतराल। अभी जो हॉल था
ये अप्रोच किया जाता था बाई ए पोर्च। जो ये हॉल था, ये मंडप था, इसको वो एक पोर्च से अप्रोच करते थे, अप्रोच बाई ए पोर्च। यही याद करिए, इसका हो जाएगा। अप्रोच बाई ए पोर्च। ये हो गया। आर्य मंडप क्या था, अंतराल क्या था, मंडप क्या था, गर्भगृह क्या था। तो जो अर्ध मंडप हुआ करता था, जो द हॉल वाज अप्रोच बाय ए पोर्च, तो जिस पोर्च के द्वारा ये हॉल, जो वर्शिप हॉल का अप्रोच करते थे, उसको अर्ध मंडप कहते थे। और जो श्राइन रूम था, जो गर्भगृह था, ये श्राइन रूम, इस गर्भगृह को, श्राइन रूम को, यह कहते हैं एक सरमाउंटेड बाय टावर है। जो श्राइन रूम था, गर्भगृह था, सरमाउंटेड बाय ए टावर। अब इसको आप मेंस का भी सवाल बना सकते हैं, ट्राई टू मेक द क्वेश्चन ऑफ मेंस। तो ये सरमाउंटेड बाय एक टावर हुआ करता था। तो श्राइन रूम को हम सामान्यतः एक टावर समझ करते थे, और जो स्मॉलर टावर्स थे, रोज ऑफ अदर पार्ट, तो क्या स्मॉल टावर से स्मॉलर टावर की ओर बढ़ते जाते थे। तो जो होल एक जो सेट था, यह एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड था। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में सब सेट हुआ करता है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। से काम हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन है? नॉट कंफ्यूजन? जल्दी बोलिए, फास्ट फास्ट बोलिए। किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? नो। लेट्स मूव फर्दर। अब इस मंदिर आर्ट को हम और देखने की कोशिश करते हैं। जो मिडिवल पीरियड था इंडिया का, जैसा मिडिल एज था यूरोप का जो मिडिल एज था, वो एज ऑफ फेथ था। तो अगर आप इफ यू सी द मिडिवल पीरियड इंडिया, वह मिडिल एज था यूरोप का, जो एज ऑफ फेथ था, उसी का तरह था। अब जब बेटर टेक्निक आ गई स्टोन कंस्ट्रक्शन की, तो जो न्यू टेम्पल थे वो स्प्रेड अप करने लगे एवरीवेयर, और अर्लियर वुडन और ब्रिक बिल्डिंग को वो रिप्लेस करने लगे। तो जो टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर था was not far advanced despite the great achievements of the period. जबकि जो आर्चेस थे अकर कर रहे थे इन द केव टेम्पल, और कश्मीर का आर्ट जो था उसमें ट्रू आर्च आ रहा था। तो अगर हम उस समय को देखें तो मोटार was known but rarely used। मिडिल में मोटार नोन तो था, बट रेयरली यूज्ड, बट उसको यूज जो है रेयरली किया था। तो मोटार का हमको ज्ञान तो था, लेकिन उसका हम इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे। और जो स्टाइल थी आर्चेस और डोम आर्किटेक्चर की, वो इम्प्लॉयड हुई। जो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आर्चेस और डोम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब जिस तरह से इंडिया की लैंड साइज थी, इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, यह रिमार्केबली यूनिफॉर्म था। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर था, डिस्पाइट दैट एक वास्ट लैंड थी, ये यूनिफॉर्म था। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो मोर और लेस यूनिफॉर्म हुआ करता था। जो डिस्टिंग्विश थी, जो दो मेन स्टाइल थी, सारे स्कूलों में अगर हम दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखने की कोशिश करें, तो जो नॉर्दर्न थी या आर्य, जो इंडो आर्य स्टाइल थी, वो प्रिफर क्या करती थी, टावर विथ राउंडेड टॉप, टावर विथ राउंडेड टॉप। एक स्टाइल हो गई टावर विथ राउंडेड टॉप। तो पहली चीज क्या हो गई, इंडियन टेम्पल की जो स्टाइल थी वो मोर और लेस यूनिफॉर्म हुआ करती थी। जो नॉर्दर्न थी, जो इंडियन आर्यन स्टाइल होते थे, वो प्रिफर करते टावर राउंडेड टॉप और कर्वीलिनियर आउटलाइन एंड कर्वीलिनियर
लीनियर आउटलाइन, वक्रीकृत होते हैं, वक्रीकृत रेखाओं को यह प्रिफर किया करती थी। और जो दूसरी स्टाइल थी द्रविडियन स्टाइल, उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर ट्रंकेटेड पिरामिड। दूसरा क्या था, रेक्टेंगुलर ट्रंकेटेड पिरामिड। तो एक सवाल ये हो गया, ये द्रविडियन स्टाइल हो गई, साउथ इंडिया में थी, और ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो आप ये दो फैक्ट याद करेंगे तो सवाल आपके सही हो सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो एक मंदिर का ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसमें क्या फर्क था। तो जो नॉर्थ और साउथ के वर्गीकरण को देखें तो यह जो वर्गीकरण था, जो भौगोलिक स्थिति थी और जो शैलीगत भिन्नताएं थी उन पर आधारित थी। तो जो नागर प्रकार की मंदिर थी, जो महान मंदिर का निर्माण हुआ उत्तर भारत प्रसिद्ध था, उसमें जो बाहरी भाग में अगर हम उस नॉर्दर्न स्टाइल के मंदिरों को देखने समझने की कोशिश करें तो हमको यह दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को फर्क दिखाई देते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं पेनिनसुलर। तीसरा हम समझने की कोशिश करते हैं पेनिनसुलर। जो टेम्पल बिल्डिंग थी, अगर हम पेनिनसुला की स्टाइल को देखें तो जो टेम्पल बिल्डिंग थी उसको ज्यादा पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य, पल्लव एंड चालुक्य। अब इसमें समझते पहले जो पेनिनसुला, जो अपना एक पेनिनसुला का एरिया था, उस पेनिनसुला के एरिया में जो पैटर्न मिला पल्लव और चालुक्य मिला, किसमें से मिला है, 6 to 8 सेंचुरी। इसको आप लोग याद रखिए कालक्रम से ही कि 6 to 8 सेंचुरी के बीच में इनको पैटर्न मिला है। अब जो इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाए गए मामल्लपुरम, कांची, जो मामल्लपुरम में जो अपनी जो पल्लव डायनेस्टी थी, अब पल्लव ने कहां बनाया, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के महत्वपूर्ण मंदिर कहां बने, तो पल्लव डायनेस्टी के मंदिर बने मामल्लपुरम में, कांची में, और चालुक्य कहां बने, बादामी अहियोर, चालुक्य। ये भी सवाल हो गया, बादामी अहियोर, मामल्लपुरम, ये सब सवाल लीडिंग क्वेश्चन है। तो जो पल्लव स्टाइल के मंदिर बनाए गए, वह मंदिर कहां बनाए गए, वह कांची में बनाए गए, और जो कहते हैं चालुक्यों के मंदिर बनाए गए, वह बनाए गए बादामी में, ऐहोल में। ये कहाँ है बादामी ऐहोल, ये मैसूर के पास में। अब जो ये स्टाइल थी वह ग्रेजुअल इमेंसिपेशन थी ऑफ आर्किटेक्चर, जो स्टाइल हुआ करती थी फ्रॉम द टेक्निक ऑफ कारपेंट्री एंड केव आर्किटेक्चर। जो कारपेंट्री और केव आर्किटेक्चर था, कारपेंट्री एंड केव आर्किटेक्चर, यह जो दोनों मंदिर बनाए गए, जो पल्लव और चालुक्य पेनिनसुला में मंदिर बनाए गए, अगर हम इन मंदिरों को देखने और समझने की कोशिश करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यह जो मंदिर थे, जो स्टाइल थी, वह ग्रेजुअल इमेंसिपेशन था, वह ग्रेजुअल किससे था, जो स्टाइल हुआ करती थी कारपेंट्री और केव। तो हो क्या था, जो पल्लव स्टाइल के मंदिरों का जो एपोजी था, हाई पॉइंट था, वो रीच कर गया शोर टेम्पल एट मामल्लपुरम। जो सबसे उच्चतम बिंदु है, एपोजी है, शोर टेम्पल एट मामल्लपुरम। तो एक चीज क्या हो गई कि इन्होंने जो एक कारपेंट्री और केव आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको छोड़ना शुरू किया, और जो पल्लव स्टाइल का जो सबसे उच्चतम बिंदु था, जो एपोजी थी, कहां थी, जो शोर टेम्पल था, जो मामल्लपुरम में बनाया गया है। दूसरा क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल एंड कांची। दूसरा क्या, कैलाश। अब कैलाशनाथ टेम्पल हमने पहले पढ़ा था, कहां पर बताइए, ये कहां पे है, कांची, कैलाशनाथ टेम्पल एंड कांची। ये तो बड़े महत्वपूर्ण जो एपोजी थे, जो उच्चतम बिंदु थे, जो पल्लव आर्किटेक्चर के हुआ करते थे। अगर हम कैलाशनाथ टेम्पल देखें कांची वाला,
तो इसमें क्या है, पिरामिडल टावर है। इसमें क्या, कैलाश नाथ टेम्पल में क्या है, पिरामिडल टावर है। इसको बैठ के रखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। इसमें क्या है, पिरामिडल टावर है। तो कैलाश नाथ मंदिर का खास बात क्या है कि इस मंदिर में एक पिरामिडल टावर है। और यह क्या होता है, यह बुद्धा जो बुद्धिस्ट का स्तूप है उसको सजेस्ट करता है। अब जो पल्लव स्टाइल था, ये इस पल्लव स्टाइल, इसको फर्दर किसने डेवलप किया, चोलास ने। चोल राजाओं ने पल्लव स्टाइल को फर्दर डेवलप करने की कोशिश की। और चल्लो डायनेस्टी में जो उनका सबसे फाइनेस्ट प्रोडक्ट था, टेम्पल ऑफ शिवा एट तंजौर, शिवा टेम्पल एट तंजौर, शिवा टेम्पल एट तंजौर। तो आप एक यह भी कह सकते हैं कि कौन सा स्टाइल था जिसको चोलास ने डेवलप किया, ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी गुप्ता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, जो पल्लव स्टाइल थी उसको फर्दर डेवलप किया चोलास ने। और जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है शिवा टेम्पल, जो टेम्पल शिवा एट तंजौर में है, इसको किसने बनाया, राज राजा ने। लेकिन सवाल ऐसे ही होते हैं कि आपसे फिर जोड़ते गए, इसको किसने बनाया, इसको राज राजा ने इसको बनाया। और जो टेम्पल था, एट द टेम्पल बोर्ड, उनके जो सक्सेसर थे राजेंद्र वन, अब उनके सक्सेसर कौन थे, राजेंद्र वन, जिन्होंने किसको बनाया था, गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने इसको बनाया था। अब जो मॉडर्न, अभी फर्क क्या होता है, अब जब समझते हैं पल्लव और चोल में फर्क क्या है, पल्लव और चोल में फर्क क्या है, हम इसकी स्टाइल में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। जो पल्लव का आर्किटेक्चर था उसमें क्या था, मॉडेस्ट टावर था। पल्लव में क्या था, मॉडेस्ट टावर। अब चोल में क्या हो गया, जो पल्लव काल का जो मॉडेस्ट टावर था वह चोल काल में रिप्लेस हो गया, किससे, बाय ए ग्रेट पिरामिड। इसको लिखिए, आप याद करिए इसको। जो पल्लव काल का जो मॉडेस्ट टावर था वह रिप्लेस हो गया इसमें बाय ए ग्रेट पिरामिड, या रिप्लेस कर दिया गया, बाय ए ग्रेट पिरामिड से रिप्लेस कर दिया गया। और ये राइज करता था, एक टॉल बिल्डिंग बनने लग गई। और यह जो बढ़ते बढ़ते 200 फीट के आसपास पहुंच गई। और इसके बाद जो अगला इंटरेस्टिंग फेज था द्रविडियन आर्किटेक्चर का, वो शिफ्ट किया फ्रॉम द टावर चीफ साइन से टू एंट्रेंस गेटवे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, जो टावर होता है एवं चीफ श्राइन, जो चीफ श्राइन के ऊपर टावर होता है, उसके साथ साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आता है कि जो एम्फेसिस था वो शिफ्ट किया, जो टावर था उसके पे एंट्रेंस गेटवे ऑफ द सराउंडिंग वॉल, एंट्रेंस गेटवे, हम लोग गोपुरम बोलते हैं, ऑफ सराउंडिंग वॉल्स। ये क्या, ये एम्फेसिस इसको होने लगा। पहले एम्फेसिस किस पे हुआ करता था, अर्लियर द एम्फेसिस वाज ऑन द टावर, नाउ एम्फेसिस वाज शिफ्टेड, कहां होने लगी कि जो उनका सराउंडिंग वॉल था, उस सराउंडिंग वॉल का जो एंट्रेंस गेटवे था, उस एंट्रेंस गेटवे पर ज्यादा असर आने लग गया। मेरे ख्याल से मैं आपका काम है तो आपका बोलना चाहिए। तो जो गोपुरम हुआ करता था, जो गेट्स थे वह सराउंडेड होते थे जो वॉच टावर्स थे, तो ये गोपुरम हुआ करता था। अब जो न्यू स्टाइल आई, अब आते हैं पांड्यन पे। अब नाउ कमांडो पांड्यन, नाउ कमांडो पांड्यन। अब हम देखते हैं पांड्यन में क्या हुआ। जो एंट्रेंस टावर था was usually the former oblong pyramid with its जो उसका broadest side panel wall हुआ करता था। The new style is often called Pandyan। जो पांड्यन जो डायनेस्टी थी जिसने क्या किया, सप्लेंटेड किया था चोलास को इन तमिलनाडु। और उसमें हुआ क्या, जो स्टाइल ने इंट्रोड्यूस किया मोर
इलोबरेट ऑर्नामेंटेशन। पांडे क्या किया? मोर इलोबरेट ऑर्नामेंटेशन। पांडे काल में जो ऑर्नामेंटेशन था यह मोर इलोबरेट होने लग गया, और जो यूज ऑफ द एनिमल फॉर्म्स, यूज ऑफ एनिमल फॉर्म्स, यूज ऑफ एनिमल फॉर्म्स, दो महत्वपूर्ण चेंजेस पांड्य के आर्किटेक्चर में आने लग गए। तो जो चोला काल का जो इंट्रेंस टावर था, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लॉक पिरामिड था, जो उसका ब्रॉडेस्ट साइड पैनल हुआ करता था। अब जो न्यू स्टाइल हुई, जिसको हम बोलते हैं पांड्यन होती थी, जो जैसे बल होते हैं, उसमें खास बात क्या हो गई? खास बात क्या हो गई कि इस स्टाइल ने इंट्रोड्यूस किया मोर इलोबरेट ऑर्नामेंटेशन। दूसरा, यूज ऑफ एलिमेंट, जो एनिमल फॉर्म था किसमें? पिलर्स में और कॉलम्स में, जिसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल बहुत किया गया। जो कल्मिनेशन है पांड्यन स्टाइल की वो कहां पे है? जो मदुरई में है, श्रीरंगम में, मदुरई श्रीरंगम, मदुरई, दो पॉइंट से आपका काम हो जाएगा, मदुरई श्रीरंगम। तो ये हो सकता है कि कहां कहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे कौन सी आर्ट मिल रही है। तो जो ग्रेट टेम्पल ऑफ मदुरई है इज द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल है, और द लार्जेस्ट वैष्णवाइट टेम्पल ऑफ श्रीरंगम। तो जो श्रीरंगम का वैष्णवाइट, अब यही सवाल आएगा, श्रीरंगम का वैष्णवाइट टेम्पल किसके समय आएगा? अगर आसान सवाल पूछ रहा है, टफ पूछना है तो ये आएगा। अगर टफ पूछना है तो आएगा, आसान पूछना तो ये आएगा। वैसे ये भी आसान नहीं है, लेकिन क्या ये टफेस्ट है? अगर आप लोग लेक्चर नहीं सुनते शायद इसको पढ़ना आसान नहीं था। इट्स क्लियर? किसको दिक्कत हो रही है? चालुक्य राष्ट्रकूट वैसंती को देखते हैं। चालुक्य राष्ट्रकूट और होयसल। चालुक्य राष्ट्रकूट एंड होयसल। जो चालुक्य राष्ट्रकूट होयसल थे, यह जो दक्कन का एरिया था, जिसमें चालुक्य राष्ट्रकूट होयसल के अंदर में एक जो स्टाइल डेवलप हुई, तो जो अर्ली चालुक्य टेम्पल थे वो क्लोजली रिसेंबल करते हैं गुप्तास को। जो अर्ली चालुक्य टेम्पल थे, अर्ली, वह रिसेंबल करते हैं गुप्तास को। तो अर्लीस्ट चालुक्य टेम्पल है वह रिसेंबल किसको कर रहे हैं? गुप्ता को। लेकिन बाय 8th सेंचुरी एडी उन्होंने इंडिविजुअल फीचर स्टार्ट कर दिए, जिसमें क्या थे? वाइड ओवरहैंगिंग caves, which became the terrestrial medieval temple center. Wide overhanging caves, wide overhanging caves. यह एक नया फीचर उन्होंने डाल दिया। यह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन गया मेडिवल टेम्पल्स का सेंट्रल दक्कन में। जो लेटर चालुक्य थे, होयसल थे, उन्होंने डेवलप किया ए मोर एलोबरेट स्टाइल। जो लेटर चालुक्य थे और होयसल थे, जो लेटर चालुक्य थे और होयसल थे, लेटर चालुक्य और होयसल, उन्होंने क्या किया? मोर एलोबरेट अरेंजमेंट किया, ज्यादा विस्तृत अरेंजमेंट मंदिर आर्किटेक्चर में करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने उनके टेम्पल्स जो रह गए वो अब ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं रह गए। They were no longer constructed on a rectangular plan. अब किसमें उड़ गए? ये पॉलीगोनल हो लगे, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर के बजाय पॉलीगोनल हो लगे। जो हिंदी में क्या बोलेंगे पॉलीगोनल को? बताओ देखो गूगल में, ये पॉलीगोनल हो लग गए। तो जो लेटर चालुक्य और होयसल के जो आर्किटेक्चर थे वह अब एक रेक्टेंगुलर प्लान पर नहीं बन रहे थे, उनका प्लान पॉलीगोनल था और स्टेलेट था, और रेज हो रहे थे ऑन टॉल सॉलिड प्लेटफॉर्म, ऑन टॉल सॉलिड
प्लेटफॉर्म, किसी मिला पॉलीगोनल, क्या है पॉलीगोनल, किसी मिला बहुभुजी, चलो यस 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 यस। तो पहले क्या था, वो रेक्टेंगुलर भी थे, ग्राउंडेड थे, उन्होंने नई चीज क्या शुरू कर दी, वो पॉलीगोनल हो गए, और वह अब वो एक जिनका प्लेटफॉर्म था वह रेज होने लगा, तो सेम शेप की बिल्डिंग को एक प्लेटफॉर्म पर बनाने लगा था। और जो ये टेम्पल थे यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे थे, किसका, फ्लैटनेस का। फॉर प्लेटफॉर्म्स एंड वॉल्स लाइक आर कवर्ड विद रादर नैरो एंड कार्व्ड फ्रेजेंस ऑफ एलिफेंट हॉर्समैन। तो इनके साथ क्या हो गया कि एलिफेंट हॉर्समैन को बनाने लगे। तो इनका जो स्टाइल था उस स्टाइल में चित्र भी बनने लगे। आप इसको क्या कर सकते हो कि जो ये जो मंदिर बन रहे थे ये फ्लैटनेस की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे थे, और जो प्लेटफॉर्म थे, वॉल्स थे, वो कवर किए जा रहे थे जो नैरो कार्ड फ्रिज, जो नैरो कार्ड हुआ करता था, जो कहते हैं चित्रों का, एलिफेंट का, हॉर्समैन का, याली का, ये सब माइथोलॉजिकल चीजें दिखाई जाने लगी। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, किरीट मुखा, इसको आप याद करो, ये सवाल पूछ ले सकते हैं कि किरीट मुखा किसका लक्षण है, किरीट मुखा, क्या याद। तो इनकी जो स्टाइल थी उस स्टाइल में वह जो मॉन्स्टर है याली, और जो रोटेटिव मास था किरीट मुखा, बहुत कॉमन फीचर हो गया, एक बहुत कॉमन डेकोरेटिव फीचर हो गया। और हेलबिट जो द्वार समुद्र और होयसल है, द्वार समुद्र, होयसल, बेलूर, हेलबिट, ये चार इनको महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण प्लेस थे इनके मंदिरों के लिए। अब आते हैं विजयनगर। नाउ सी विजयनगर, नाउ सी विजयनगर। अगर हम विजयनगर के आर्किटेक्चर को देखें तो जो स्कूल फ्लोरिश किया अंडर विजयनगर एम्पायर में, और वह 16th सेंचुरी में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, वह क्या दिखाता है, शोज बोथ पांड्यन एंड होयसल फीचर। इसमें पहली चीज क्या है, विजयनगर में पांड्यन का भी फीचर है और होयसल का भी। तो एक सवाल ये भी हो गया कि विजयनगर में पांड्यन और होयसल दोनों के फीचर हमको देखने को प्राप्त होते हैं। जो फ्लोरिड कार्विंग है होयसल में was developed with even greater exuberance, और जो न्यू एलिमेंट अपीयर करता है इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। अगर हम फ्लोरिड कार्विंग को देखने की कोशिश करें, जो होयसल का फ्लोरिड कार्विंग था, होयसल का फ्लोरिड कार्विंग, होयसल का जो फ्लोरिड कार्विंग था, जो अभी आप होता है, जो होयसल का एक फ्लोरिड कार्विंग था, जो होयसल का फ्लोरिड कार्विंग था, उसमें क्या फर्क आया, उसमें एक ऐसा परिवर्तन आया, उसको फर्दर डेवलप किया गया, उसमें ज्यादा शुद्धता आने लगी, और यह न्यू एलिमेंट अपीयर करने लगा किसमें, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। यह जो फ्लोरिड कार्विंग थी होयसल की, यह टेम्पल में, यह विजयनगर की टेम्पल में अपीयर करने लगे। वो टेम्पल आर्किटेक्चर में अपना एक स्थान बनाना आरंभ कर दिया है। तो जो एक मेन साइन था इन एवरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इन साउथ इंडिया, क्या था, ये था अमन, AMMAN, अमन। साउथ इंडिया के सारे टेम्पल में अगर हम, जो मेन साइन था इन एवरी टेम्पल ऑफ अमन, ये क्या था, द गॉड्स चीफ वाइफ। ये कौन था, गॉड्स चीफ वाइफ। तो एक सवाल ये भी हो गया कि आमन क्या है। तो जो मेन श्राइन था एवरी इंपॉर्टेंट जो टेम्पल साउथ इंडिया में था, जो आमन था, गॉड्स चीफ वाइफ थी, वह was provided with shrine which was often nearly as large as the main shrine like and marriage hall, कल्याण मंडपम। ये सवाल पिछले साल आ चुका है, कल्याण, ये मेरे साथ सवाल आया था, कल्याण मंडपम ये क्या है, यह था मैरिज हॉल, इसको मैरिज हॉल भी कहते हैं। तो सवाल क्या आया था, कल्याण मंडपम
किस राज्य का यह एक गुण है, यह एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो कल्याण में हो गया। तो अगर आप देखें तो as well as the main shrine in important temple in South India, the Amun कौन था? God's chief wife, उसका भी श्राइन प्रोवाइड होने लगा और वह उतना ही बड़ा हुआ करता था जैसा मेन श्राइन का प्लेस हुआ करता था। और एक मैरिज हॉल होने लगा जिसको बोलते हैं कल्याण मंडपम, जहां पर आइकन्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस वर सेरेमोनियली यूनाइटेड ऑन फेस्टिवल डेज। यहां पर कल्याण मंडपम में इनकी मूर्तियां, मेन गॉड और गॉडेस की मूर्तियां को लाके यूनाइटेड रूप में लाया जाता था। जो दूसरा महत्वपूर्ण फीचर था विजयनगर स्टाइल में क्या था? वो फ्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग या डेलिकेट कार्विंग विच एडॉर्न्स द पिलरेड हॉल्स। जो दूसरा क्या था? कार्विंग। दूसरा महत्वपूर्ण कार्विंग का था। कार्विंग जो था वह विजयनगर, एक तो आपने अभी देखा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? कार्विंग का था। जो सजाता था, जो हॉल के पिलर्स थे उनको सजाता था। और ब्रिलियंस ऑफ द, जो ब्रिलियंस क्या था? डेकोरेटिव इमेजिनेशन। विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज नेवर सरपास्ड इन हिंदू इंडिया फॉर द ब्रिलियंसी ऑफ डेकोरेटिव इमेजिनेशन। द विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज नेवर सरपास्ड इन हिंदू इंडिया। तो जो ब्रिलियंस ऑफ, अगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ब्रिलियंसी ऑफ डेकोरेटिव इमेजिनेशन, ब्रिलियंसी ऑफ डेकोरेटिव इमेजिनेशन, यह कहीं सरपास नहीं हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको कोई सरपास नहीं कर पाया हिंदू इंडिया में जो टेम्पल का आर्किटेक्चर हुआ करता था। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो जो मिडवल नॉर्थ इंडिया आर्किटेक्चर था उसको तीन स्कूल से हम अब देखते हैं। मिडवल नॉर्थ इंडिया में तीन स्कूल थे, उड़ीसा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। अब नॉर्थ साउथ आते हैं। मिडवल तो नॉर्थ इंडिया था, उड़ीसा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। उड़ीसा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। क्लियर हुआ ना? देयर इज नो प्रॉब्लम। उड़ीसा, बुंदेलखंड और गुजरात। जो उड़ीसा के मंदिर थे, अगर जो उड़ीसा के मंदिर थे, उड़ीसा टेम्पल्स वर कॉम्पैक्ट एंड होमोजेनियस आर्किटेक्चर ग्रुप। यह बहुत होमोजेनियस और इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर ग्रुप है। तो उड़ीसा जो स्कूल है जो अपना विकास किया, फ्लोरिश किया 8 से 13 सेंचुरी के बीच में। उड़ीसा किया है 18 to 13 सेंचुरी। और भुवनेश्वर के आसपास, जो भुवनेश्वर है वहां के आस, भुवनेश्वरपुरी के आसपास इसके ज्यादातर मंदिर पाते हैं। जो फाइनेस्ट जो ओरिजिनल टेम्पल है लिंगराज एंड भुवनेश्वर, लिंगराज एंड भुवनेश्वर, लिंगराज एंड भुवनेश्वर, ये फाइनेस्ट टेम्पल है उड़ीसा के आर्किटेक्चर का। सबसे अच्छा लोग उसको मानते हैं। यह नॉर्थ, इसमें क्या है? नॉर्थ इंडियन जो शिखर है वह फाइनल फॉर्म में है। तो इसमें क्या है? इसमें लिंगराज में क्या है? नॉर्थ इंडियन शिखर है। अब यही लिख देंगे ये उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में शिखर है कि पिरामिड है। तो क्या नॉर्थ इंडियन शिखर प्राप्त होता है उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में। जो मंदिर का स्टाइल है, इसका जो राउंडेड टॉप है, राउंडेड टॉप वाज क्राउन्ड बाय ए फ्लैट स्टोन डिस्क, अमलका, अमलका, जो इसका टॉप है, इसका जिसका टॉप है फ्लैट स्टोन डिस्क है अमलका, और एक फिनिल है और कलश, अमलका और कलश, अमलका है और कलश है। तो जो इनका जो उड़ीसा के मंदिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनकी स्टाइल में अमलका है और कलश है। और मंदिरों की बनावट का नक्शा एक से दो भाग होते थे।
एक देउल होता था, देउल, यहाँ पे होता है देउल। अब देउल क्या होता था? अगर उड़ीसा के मंदिरों की स्टाइल को देखें तो उड़ीसा के मंदिरों की स्टाइल में एक देउल हुआ करता था। देउल क्या था? जो मंदिर जो दक्षिण के मंदिरों के विमान तुल्य था। देउल क्या था? दक्षिण के मंदिरों के जो विमान थे, दक्षिण के मंदिर का विमान, तो दक्षिण के मंदिर के विमान थे, तो दक्षिण के मंदिरों के विमान थे जहां पे प्रतिमा रहती थी। अब जो दक्षिण के मंदिर के विमान थे वैसे देउल पे प्रतिमा रहती थी और उसके ऊपर शिखर होता था। दक्षिण के मंदिर में विमान होते थे, उत्तर के मंदिर में शिखर होते थे। तो जो इनका देउल हुआ करता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उड़ीसा के मंदिर देखे, भोग मंदिर, नट मंदिर, जगमोहन, देउल, 4 चीज हुआ करते थे। तो जो उनका देउल हुआ करता था वह स्थान होता था जो जस्ट जहां प्रतिमा रहती थी और उसके ऊपर शिखर होता था और उसके सामने मंडप और जो अंतराल होता था इसको जगमोहन कहते थे। अब इसके सामने, देउल के सामने एक मंडप होता था जिसको हम कहते थे जगमोहन। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई? उड़ीसा के मंदिरों में जगमोहन किसको कहते थे। तीसरा, जो ये जगमोहन होता था ये सामान्यतः वर्गाकार होता था और इसके ऊपर जो पिरामिड की तरह की छत लाई जाती थी और कभी कभी जगमोहन की सीध में एक या दूसरे बटन बनाए जाते थे। नट मंदिर, अब तीसरा क्या हो गया? नट मंदिर। क्या हो गया? नट मंदिर। अब लिख पा रहे हैं ना सब कुछ। तो उसके बाद क्या होता था? नट मंदिर होता था। यह नट मंदिर क्या है? जहां पर नृत्य होता था, नृत्य प्रसाद होता था और यहाँ पर भोग और नट मंदिर होता था और भोग मंदिर होता था। नट मंदिर और भोग मंदिर। नट मंदिर का जो संबंध है वह नृत्य प्रसाद और डांस से इसका संबंध हुआ करता था। तो अगर देखें तो जो उड़ीसा के मंदिरों में जो भोग मंदिर, नट मंदिर, जगमोहन और देउल, यह 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप याद करने की कोशिश करें। तो नट मंदिर को हम नृत्य प्रसाद भी कहते थे। भोग मंदिर क्या होता था? देवता का भोजन प्रसाद, जहां देवता को भोजन प्रदान किया जाता था। जहां पर क्या होता था? देवता को भोजन प्रदान किया जाता था। और अंतराल क्या होता? सेम चीज, अंतराल और कोर्स क्या होता था? इन फ्रंट ऑफ नोन एज जगमोहन। तो जगमोहन क्या बताया मैंने भी, ये व्हाट इज जगमोहन? अगर हम बिल्डिंग आर्किटेक्चर को देखें उड़ीसा की, तो जो उड़ीसा के बिल्डिंग आर्किटेक्चर का पूरा जो सिस्टम है, जो टेम्पल जो फॉलो करता है कॉमन स्ट्रक्चरल प्लान, पहला द देउल, ये करस्पॉन्डिंग टू है द विमान ऑफ साउथर्न टेम्पल्स इंश्राइन द इमेज एंड इट्स सराउंड पावर टावर। तो एक जो टावर करता था, तो देउल क्या होता था? जहां पर श्राइन हुआ करती थी। अंतराल और कोच इन फ्रंट ऑफ इट जगमोहन, जो उसके सामने कोच हुआ करता था जिसको हम लोग मंडप की तरह यूज करते थे, उसका बोलते थे हम जगमोहन। या यूजुअली स्क्वायर शेप होता था और हैज एक पिरामिडल उसका रूप हुआ करता था। इसके साथ साथ कभी कभी 1 और 2 मंडप होते थे जो ऐड किए जाते थे जगमोहन साथ। और दिस इज नट मंदिर और द डांसिंग हॉल। नट मंदिर क्या था? इट वाज द डांसिंग हॉल। नट मंदिर नृत्य प्रसाद या डांसिंग हॉल। नट मंदिर को हम डांसिंग हॉल कहा करते थे। एंड लास्ट वाज द भोग मंदिर, डाइनिंग हॉल ऑफ द डेटी। भोग मंदिर क्या था? डाइनिंग हॉल ऑफ द डेटी। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? तो जो उड़ीसा का आर्किटेक्चर था, जो होल टेम्पल इंक्लूजर है लिंगराज का, वह फिल्ड है विद स्मॉलर जो श्राइन्स है, बुल्ड जो एक सेम पैटर्न पे बनाया गया है। तो जो उड़ीसा का आर्किटेक्चर था वो लेविश आर्किटेक्चर था। उसमें एक्सटीरियर डेकोरेशन हुआ करता था।
उसमें साथ साथ इंटीरियर्स ऑफ टेम्पल्स और अनएडॉर्न थे। आप लिखिए उसको, उड़ीसा आर्किटेक्चर, पहला लेविश, दूसरा एक्सटीरियर डेकोरेशन, तीसरा देयर स्कल्पटर्स प्रोड्यूस्ड वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट, चौथा इंटीरियर्स ऑफ द टेम्पल्स आर अनएडॉर्न। आप चार चीजों देखिए, चारों अलग है, इंटीरियर्स अनएडॉर्न, उनकी उतनी साज सज्जा नहीं हुआ करती थी। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द उड़ीसा टेम्पल लिख लिया या लिख दो उसको, you wrote it down, again note down the 4 important characteristics। पहला lavish, जो उड़ीसा का मंदिर स्टाइल था वह बहुत लेविश हुआ था। एक्सटीरियर डेकोरेटेड, एक्सटीरियर डेकोरेशन, इसका जो एक्सटीरियर है वो पूरा का पूरा डेकोरेट किया जाता था। वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट, इनके जो है वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट, और दुर्भाग्य की बात है इन सब मंदिरों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया। इनका जो काम था बहुत ग्रेट था। इनका जो इंटीरियर्स ऑफ टेम्पल है अनएडोर्न, इंटीरियर्स ऑफ टेम्पल अनएडोर्न, इंटीरियर्स ऑफ टेम्पल काम हो गया आपका। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसन टेम्पल है आर टेम्पल ऑफ द विष्णु जगन्नाथ एट पुरी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टाइल ऑफ इंडिया है ब्लैक पगोडा ऑफ कोकण, ब्लैक पगोडा ऑफ द कोणार्क, जो बनाया गया है 13th सेंचुरी में। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से उड़ीसा टेम्पल आपका ऑलमोस्ट हो गया, तो खास हमको दिक्कत नहीं रही। तो जो ब्लैक पगोडा है वह इसका एक इनफेमस रेपुटेशन भी है ड्यू टू स्टाइल, वहां पे मैथुन की फिगर्स को रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया है। तीसरा आते हैं चंदेल, कम ऑन द चंदेल, ये हो गया ना, कम ऑन द चंदेल। चंदेल के साथ खास बात क्या है कि जो चंदेल किंग थे बुंदेलखंड के 10वीं और 11वीं शताब्दी के, तो खजुराहो से इनका नाम मिलता। ये सवाल पहले बहुत आया करता था, खजुराहो टेम्पल को किस डायनेस्टी ने बनाया, शायद अभी भी आता होगा, पहले होता था। तो चंदेल किंग ने जो बुंदेलखंड के थे 10वीं 11वीं शताब्दी में खजुराहो को बनाया है, जो अबाउट कहते हैं झांसी के पास में है। ये जो टेम्पल्स है बिल्ट हुए ऑन डिफरेंट प्लान फ्रॉम उड़ीसा। अब इनका क्या है, खजुराहो का जो प्लान है वह उड़ीसा से डिफरेंट फ्रॉम उड़ीसा। आर्किटेक्चर स्टाइल जो चंदेल खजुराहो का है वह उड़ीसा के स्टाइल से डिफरेंट है। ये बहुत लार्ज नहीं है। जो फाइनेस्ट जो शिवाय टेम्पल है कंदरिया महादेव, ये बहुत लार्ज नहीं है। कंदरिया महादेव ये कौन सा मंदिर है, यह शैव टेम्पल। कंदरिया महादेव जो खजुराहो का है वह एक शैव टेम्पल है, बड़ा फाइन इसको बनाया गया है। तो जो आर्किटेक्चर स्कूल चंदेल का हुआ उसमें उड़ीसा से भिन्नता है। यह 1000 ईडी के आसपास बनाया गया। जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ खजुराहो टेम्पल है उसमें श्राइन रूम है, असेंबली हॉल है, इंट्रेंस पोर्टिको है, जबकि उड़ीसा टेम्पल में these elements were conceived rather as a separate entities। आप समझने की कोशिश करिए, जो खजुराहो का टेम्पल है श्राइन रूम, असेंबली हॉल और इंट्रेंस पोर्टिको, श्राइन रूम, इंट्रेंस हॉल, पोर्टिको, ये तीनों क्या है, एक साथ है। जो खजुराहो की मंदिर है
उसमें श्राइन रूम है, असेंबली हॉल है और एंट्रेंस पोर्टिको है, एंट्रेंस पोर्टिको है और असेंबली हॉल। ये मंदिर के पार्ट है, ये तीनों मंदिर के एक पार्ट है। जब हम इसको उड़ीसा से कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो उड़ीसा के मंदिर में है ये सारे एलिमेंट वेर कंसीव्ड एज सेपरेट एंटिटीज ज्वाइंड टुगेदर बाय द वेस्टिब्यूल। अब ये तीनों जो खजुराहो में या चंदेल की डेस्टिनी में जो एक पार्ट में है, अगर हम उड़ीसा में देखते हैं तो ये तीनों सेपरेट हैं एंड ज्वाइंड बाय ए वेस्टिब्यूल, एक गलियारे द्वारा। यह डिफरेंस है खजुराहो जो चंदेलों का है और उड़ीसा के जो मंदिर बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। तो जो उड़ीसा के टेम्पल में है यह सारे एलिमेंट को अलग से कंसीव किया गया और एक वेस्टिब्यूल से जोड़ दिया गया। जो खजुराहो का शिखर है मोस्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल की तरह से कर्वी लीनियर है। जो खजुराहो का शिखर वो मोस्ट नॉर्थ इंडियन की तरह से कर्वी लीनियर है। खजुराहो का शिखर है वो मोस्ट नॉर्थ इंडियन मंदिरों के शिखर की तरह कर्वी लीनियर है। यह उड़ीसा से डिफरेंट है। इट डिफर्स फ्रॉम द टाइप ऑफ उड़ीसा मंदिर जो इट इज कम फ्रॉम इट्स होल लेंथ, इसको अपनी पूरी लेंथ के साथ कवर किया गया है और अपवर्ड थ्रस्ट किया गया है मिनीचर के द्वारा। और शिखर इमर्ज करता है फ्रॉम द सेंट्रल टावर। जो शिखर है वह सेंट्रल टावर से इमर्ज करता है। क्लियर? जो खजुराहो के मंदिरों का शिखर है वह कर्वी लीनियर है, वह इमर्ज करता है फ्रॉम द टावर। और यह उड़ीसा के जो शिखर की स्टाइल है उससे यह डिफरेंट है। हो गया तो अब देखिए जो यहाँ पर शिखर है यहाँ पे क्या पिरामिड स्टाइल है, ये भी आप जाते हैं ये क्या पिरामिड स्टाइल। तो जो उड़ीसा के मंदिरों का जो ऊपरी भाग है, जो रूफ है वह पिरामिड पैटर्न पे है। और जो खजुराहो का बिल्डर है जो बिल्डिंग्स है वो एम्प्लॉय करता है इफेक्ट ऑफ फ्लैटिश डोम। इस पर इफेक्ट आता है, इसमें आता है पिरामिड का, यहाँ पर आता है जो अपना शिखर है फ्लैटिश डोम का आता है। फ्लैटिश डोम एक चौरस गुंबद की तरह हमको भी दिखाई देता है। अब और स्कूलों की तरह खजुराहो मेड मच यूज ऑफ कार्विंग लाइक ऑल अदर, जितने भी हमारे स्कूल मंदिरों के हैं उसकी तरह खजुराहो ने भी कार्विंग का इस्तेमाल बहुत किया है। यहाँ पर इन कॉन्ट्रास्ट टू उड़ीसा द टेम्पल्स वर एडोर्न्ड विद स्कल्पचर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। अभी आपको बताया कि उड़ीसा के मंदिरों में इंटीरियर को डेकोरेशन नहीं हुआ करता था। अब उड़ीसा के मंदिरों के विपरीत जो खजुराहो का मंदिर है उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ डेकोरेशन देखने को मिलता है। इंटीरियर है और दोनों को एडोर्न किया गया है, दोनों में कार्विंग की गई है। इवन सीलिंग में बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। तो जो उड़ीसा जो खजुराहो स्टाइल का जो स्कल्पचर है वह लैक करता है सॉलिडिटी एंड विगर ऑफ द बेस्ट। अब देखिए लैक क्या करता है, जो खजुराहो के मंदिर में अगर हम दोनों के फर्कों को समझें, जो खजुराहो के मंदिर ने कार्विंग का बहुत इस्तेमाल किया है। उड़ीसा के मंदिरों के विपरीत जो टेम्पल्स है वे एडोर्न विद बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, और जो हॉल्स हैं और सीलिंग्स हैं दोनों को बहुत कार्विंग की गई है। जो स्टाइल है खजुराहो टेम्पल की वो लैक करती है सॉलिडिटी एंड विगर, जो उड़ीसा के मंदिरों का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्लियर? तो प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसको लिख के बैठ के याद करिएगा तभी हो पाएगा। अब तीसरी स्टाइल देखते हैं गुजरात।
आपके काम को पूरा आसान कर दिया, पूरा नोट्स बना दिया है, पूरा नोट्स बना दिया, पर आपको बैठ के याद ही करना है। वी हैव द कंप्लीट नोट्स। अब आते हैं गुजरात की ओर। लेट्स स्टार्ट सीइंग द गुजरात आर्किटेक्चर, जो राजस्थान और गुजरात का था, जो 11 से 13वीं सेंचुरी में था, और जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल किसके क्या है, चालुक्यास और सोलंकी ने। ये किंगडम वृद्धि हुआ करते थे। इसमें मोस्ट फेमस क्या है, माउंट आबू। इसमें मोस्ट फेमस क्या है, माउंट आबू। जो माउंट आबू का मंदिर है वो सबसे ज्यादा फेमस मंदिर के रूप में देखा जाता है। बिकॉज अब माउंट आबू का मंदिर है वो फंडामेंटली खजुराहो के मंदिरों से डिफरेंट नहीं है। इस स्टाइल के गुजरात स्टाइल का जो सबसे इंटरेस्टिंग आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, लवली डेकोरेटिवनेस। जो एक बहुत ही सुंदर सजावट है, वह इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो श्राइन्स ऑफ माउंट आबू है, मेड ऑफ कूल व्हाइट मार्बल, कूल व्हाइट मार्बल। कूल व्हाइट मार्बल का इसका जो श्राइन है, यह माउंट आबू का श्राइन ये बनाया गया है। मेरे ख्याल से आपका टेंपल आर्किटेक्चर काफी कुछ हो गया, इससे ज्यादा अभी कराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी फिर अगर इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, मोरऑल हमने कह दिया है। दक्षिण के मंदिरों को थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं कि दक्षिण के मंदिर में चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, कैलाशनाथ मंदिर है, यह हम लोगों ने बात अभी कर ली है। अब हम दूसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कहते हैं अपने उस पे कहते हैं डांस पे और टेराकोटा पे, उस पर हम लोग थोड़ा से बात कर सकते हैं। खासकर पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब हम बात पेंटिंग को करते हैं। लेट्स डू समथिंग ऑन पेंटिंग, क्योंकि जो अपनी एंशिएंट इंडिया की पेंटिंग है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने रेफरेंसेस को देखें तो पेंटिंग वाज वेरी हाईली डेवलप्ड आर्ट इन एंशिएंट इंडिया। जो सारे प्लेसेस थे, होम्स थे, उसको हमने ब्यूटीफुल मोरल्स से बनाने की कोशिश की है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केव टेंपल ऑफ अजंता, केव पेंटिंग ऑफ अजंता। जो अजंता की केव पेंटिंग है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वॉल्स हैं, अब अजंता की केव पेंटिंग कैसे बनाई गई, जो वॉल्स हैं उनको पहले कवर किया गया विथ कोटिंग ऑफ क्ले। जो अजंता की वॉल्स हैं उनको क्ले से कवर किया गया, क्ले कवर या मड कवर। तो अजंता की पेंटिंग की जो स्टाइल है उसमें वॉल्स को पहले कवर किया गया कोटिंग ऑफ क्ले, और जो उसमें मड या काऊ डंग हुआ करते थे उस पे स्ट्रॉ और हेयर लगाए गए। उसके बाद उसको फिनिश किया गया विथ व्हाइट जिप्सम। जिप्सम ये सवाल हो गया, विथ व्हाइट जिप्सम से। तो ये सवाल हो गया किसका इस्तेमाल किया गया, व्हाइट जिप्सम से इसको कवर किया गया। तो अजंता की जो पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है उसमें वहां के वॉल्स को पहले कवर किया गया क्ले और काऊ डंग के द्वारा, और उसमें स्ट्रॉ और हेयर्स को डाला गया। उसके बाद उसकी फिनिशिंग की गई व्हाइट जिप्सम से। इससे क्या हो गया, इससे आधार तैयार हो गया। अब जिस तरह का पसीने क्लाइमेट, जो क्लाइमेट था सरफेस का, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो टेम्परा पिगमेंट था और अदर हैंड थे, वो जो उसमें इस्तेमाल किया गया पेंटिंग में, उसमें इसके बाद जो कलाकारी की गई उसमें एक बहुत बड़ा ग्रेट ब्रिलियंस हमको देखने को मिलता है। जो कलर्स हैं इवन नाउ क्लियर, अगर आप देखें तो कलर्स में क्या है, कलर्स में कॉन्ट्रास्ट है, कलर्स में कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप कलर्स को भी देखें तो जो कलर्स है कॉन्ट्रास्ट है, वो आज भी कलर्स को फ्रेश दिखाई देते हैं। अब जो आर्टिस्ट थे वो कैसे काम किए, उन्होंने डिम जो एक डिम केव में लाइट आती थी आउटसाइड से,
मेटल मिरर से उसके सहारे काम किया। जो पेंटिंग है केव नंबर 10 में, वह अगर देखें केव नंबर, द पेंटिंग्स इन केव नंबर 10 हैव बीन शोन विद फेयर सर्टेनिटी डेट फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इरा। और जो केव 1 है और 16 है आर फ्रॉम एज मच 6th सेंचुरी। केव 10 116, केव 1 10 16, या 3 अगर हम केव को देखें तो जो केव 1 जो केव 10 है यह बिगिनिंग, और जो केव 10 है यह आपकी है बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन इरा। और जो केव 1 और 16 है यह संभवतः 6 सेंचुरी लीटर का। तो पहले सबसे पहले ये आए हैं, इसके बाद ये है, ये दोनों साथ साथ है, 6 सेंचुरी लीटर की बात है। तो कालक्रम में आप इसी याद कर सकते हैं। जो म्यूरल्स हैं वह क्या, अब देखिए अब अजंता की केव पेंटिंग में क्या चीजें दिखाई देती हैं। जो सीन है किसके है, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक। अगला सवाल, इनकी पेंटिंग में क्या मिलता है, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक। बुद्ध और जातक की जो स्टोरीज है, जो कहानियां हैं, वह अजंता की केव पेंटिंग में हमको देखने को प्राप्त होती है। अब इनको पेंटेड किया गया है फॉर रिलीजियस पर्पसेस। जो म्यूरल्स हम अजंता है बियर करते हैं रादर सेक्युलर देन रिलीजियस मैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन पेंटिंग्स को बनाया गया, इन पेंटिंग को बनाते समय एक रिलीजियस पर्पस रहा होगा। तो देयर वाज अ रिलीजियस पर्पस। बट जो इन पेंटिंग से मैसेज आता है, जो इस पेंटिंग से एक जो कहते हैं एक हमारे मन में तस्वीर उभरती है, वह सेक्युलर देन रिलीजियस मैसेज। सेक्युलर देन रिलीजियस, ये दो चीज हो गई। पहली चीज क्या हो गई, इनको बनाया तो गया था रिलीजियस पर्पस के लिए, लेकिन जो म्यूरल पेंटिंग से जो एक इमेज उभरती है, जो एक बोध उत्पन्न होता है, इट इज सेक्युलर देन रिलीजियस मैसेज। अगर हम यहां देखें दिस सांची, जो इंडियन स्टाइल का एक पैनोरमा, हियर वी आर मोर ब्यूटी देन एट सांची। यहाँ पर जो बुद्धा की लाइफ स्टाइल है वह सांची की तुलना में ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। यहाँ जो प्लेसेस हैं वहां पर लोगों के ऊपर अपने बोझ रखे हुए हैं, बिगर्स है, पीजन है। अगर आप उन तस्वीरों को देखें तो उन तस्वीरों से जो प्रकृति उभरती है उसमें धर्म निरपेक्षता दिखती है। लेडीज है हरम्स में, पुलिस है लोग के साथ अपने शोल्डर्स में, बेगर्स है, पीजेंट्स हैं, इन सारे बीस्ट है, बर्ड्स है, फ्लावर्स हैं। तो अगर देखें तो इनफैक्ट द होल लाइफ ऑफ दैट टाइम वह वहां दिखाई देती है। तो एवरीथिंग इज ग्रेसफुली ड्रॉन एंड डेलिकेटली मॉडल। एक सवाल क्या हो गया, अजंता की गुफाओं का जो चित्रण है वह चित्रण किस तरह से है। जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर पंतपानी, वह वहां पर दिखाई देते हैं। अब अजंता के बाद दूसरा है एक बाघ। अब जो दूसरा है और जो बरांडा है केवट बाघ, जो करीब 100 माइल्स टू द नॉर्थ अजंता है, वो क्या डिपिक्ट करता है, प्रोसेशन ऑफ एलिफेंट्स। पर जो शायद मोर इंप्रेसिव है इन कंपोजिशन देन एनीथिंग अजंता हैज टू ऑफर। अगर हम बाघ की गुफाओं को देखें जो कुछ 100 मील नॉर्थ में अजंता के है, जहां पर हम एक डिपिक्शन देखते हैं प्रोसेशन ऑफ एलिफेंट, यह ज्यादा इंप्रेसिव कंपोजिशन देता है अजंता की तुलना में। और जो एक लवली सीन है ऑफ डांसर एंड वुमेन म्यूजिशियन का, वह बहुत अच्छा दिखता है। जो ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग्स जो अजंता स्टाइल है आर फाउंड इन अदर डेक्कन केव्स, नोटेबली बादामी एंड एलोरा। और अगर हम साउथ में जाएं तो जैन केव है एट प्लेस कॉल्ड सीता नवसाल,
वह भी बहुत फाइन एग्जाम्पल देता है। चोला पीरियड ने भी दिखाया है अंडर द लेयर्स ऑफ प्लास्टर, जो राजेश्वर टेम्पल में है तंजावुर। अगर आप बाघ और अजंता की गुफाओं के चित्र को देखें तो बाघ की गुफाओं के चित्र जीवन के ज्यादा नजदीक और इसमें धर्मनिरपेक्षता ज्यादा है। ये सवाल शायद आ भी चुका है अजंता और बाघ की गुफाओं को लेकर। फिर क्या है नेक्स्ट, हिंदू पेंटिंग एट विजयनगर। यह इंडिकेट करता है सम टेक्निकल डिक्लाइन ऑफ द 8th सेंचुरी। तो विजयनगर की जो पुनर्नुवा, विजयनगर और पुनर्नुवा इन सिलोन, यह ऑफर करता है, जो दिखाता है डिक्लाइन इन द पेंटिंग ऑफ द 8th सेंचुरी। इस्लाम के इन्फ्लुएंस के बाद जो इंडियन पेंटर्स थे उन्होंने अपना अटेंशन मेनली कहते मिनिएचर और बुक्स इलस्ट्रेशन की तरफ मोड़ दिया। और जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो एग्जिस्टेड की लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स। जो मिनिएचर पेंटिंग है, अगर आप देखें तो मुस्लिम्स ने क्या क्या दिया, बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग में अकबर ने काम, लेकिन मिनिएचर पेंटिंग क्या है, यह मुगलों के आने के बहुत पहले, मुगल्स के पहले भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी। इट वाज एग्जिस्टेड इंडिया लॉन्ग बिफोर मुगल्स केम टू द इंडिया। ठीक है, पेंटिंग में आपका इतना काम सफिशिएंट है। अब आपका जो अगला हम पार्ट करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं म्यूजिक का और साइंस का। म्यूजिक, साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर। कहां से कल करते हैं, आज काफी हो गया। बंद में भाई रिकॉर्डिंग। Anything confusion you have? I try to simplify as that is possible. It is not easy for me also to make so much simplification in this. कोई अगर सवाल आपको हो, कोई दिक्कत लगे, आप जरूर पूछें। क्या कोई दिक्कत हो रही हो या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जो समटाइम्स आई अंडरस्टूड, मुझे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि कैसे इसको समराइज करने की कोशिश की जाए। अगर लगता है कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो आई कैन क्लैरिफाई दैट कंफ्यूजन। जितने सवाल बन सकते हैं मैंने सब डाल दिए हैं। अब लेट्स होप, प्रे टू द गॉड कि आपको मिल जाए। अब मैं आपको इस समय एडवाइस करूं, कोई किताब पढ़ो तो आसान नहीं होगा। 25-26 तारीख के आसपास हम लोग लेक्चर बंद कर देते हैं। यू गो एंड गिव योर एग्जाम ऑफ द IAS PCS प्रीलिम्स, विल मीट आफ्टर योर एग्जाम। जो रेगुलर क्लास है, अभी 2-3 दिन का क्लास चलाते हैं, क्योंकि शौर्य की अभी इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। एंड शौर्य इज स्टिल आउट ऑफ टाउन, तो आज भी क्लास नहीं हो पा रहा है। जैसे शौर्य आते हैं 2-3 दिन क्लास उनका चलाते हैं, जो कल्चर में काम हो जाता है हम कर देते हैं। एक पार्ट में पॉलिटी और करना चाह रहा हूँ, बजट और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं 1-2 दिन में करता हूँ। तो कल्चर का पार्ट कर देते हैं, वो कर देते हैं, फिर आपका क्लास